कल समझेंगे कुछ एक्सपेंसेस और इनकम। ऐसे एक्सपेंसेस और ऐसे इनकम समझेंगे जो या तो एडवांस दे दिए या फिर देना बाकी। ऐसे इनकम या तो एडवांस मिल गई हो या फिर मिलना बाकी, इनके अपन बारे में समझ। तो सबसे पहले देखो, जैसे कि किराया देना बाकी, किराया है जिसको देना बाकी। देना बाकी को आप इंग्लिश में बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग मतलब कि ऐसे खर्च देना बाकी, जिसे बोलते हैं अदत्त। और शॉर्टकट हिंदी बोलना है आपको, तो आप उसको अदत्त बोल सकते हैं। अदत्त जो देना बाकी है। अब एग्जाम्पल क्या है इसका? जैसे अपन ने अपन जैसे कि मान के चलो, अब ये बिजनेस चल रही है, बिजनेस है तो अपन फैक्ट्री बात करें। जैसे अपनी फैक्ट्री अपन ने एम्प्लॉय से काम कराया 1 महीने तक, 1 महीने के बाद सैलरी अभी नहीं दी, सैलरी 10 दिन लेट हो, तो क्या बोलेंगे? आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी देना बाकी है। अपन ने अपना कहीं कोई एक ऑफिस ओपन किया बिक्री को बढ़ाने के लिए, ऑफिस का किराया नहीं दिया तो कहलाएगा आउटस्टैंडिंग रेंट, किराया देना बाकी है, इसे बोलते। तो मतलब क्या हुआ? ऐसे एक्सपेंसेस या ऐसे व्यय जिनकी हमने सेवाएं तो ले ली, भुगतान नहीं, उसे बोलते हैं आउटस्टैंडिंग या अदत्त। जैसे अपन ने ऑफिस कहीं ओपन किया, 1 महीने उसको रख तो लिया ऑफिस को, उसका यूज तो कर लिया, सेवाएं तो ले ली उसकी, पर अभी उसका किराया नहीं दिया। एम्प्लॉय ने 1 महीने तक काम कर लिया पर सैलरी अभी नहीं दी, देना बाकी, इस तरह से। वो होता है आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो होते हैं ये अपना दायित्व होता है, क्योंकि हमने सेवाएं तो ले ली, हम उनका भुगतान भी करें, ये हमारा दायित्व होता है। तो ये अंडर में कहाँ पर आते हैं? हमेशा करेंट लायबिलिटीज में आते हैं। सीएल लिखा है हमने शॉर्टकट, सी फॉर करंट, एल फॉर लायबिलिटी। तो कहाँ पे आते हैं? करेंट लायबिलिटीज के अंदर वो जाए करेंगे, चालू दायित्व। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन से एक्सपेंसेस अंडर में कहाँ भेजेंगे आप। तो जितने भी अदत्त व्यय हैं, जितने भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, सभी को आप करेंट लायबिलिटीज में भेज दिया। अगला है प्रीपेड। अब प्रीपेड, प्रीपेड क्या होते हैं? यहाँ लिखते हैं अपन शॉर्टकट में एक्सपेंसेस ऑलरेडी, क्योंकि एक्सपेंस होते हैं वास्तव में। तो प्रीपेड, प्रीपेड मतलब क्या होता है? ऐसे व्यय जिनका भुगतान हमने एडवांस में कर दिया, सेवा नहीं दी, भुगतान कर दिया, प्रीपेड कहलाता है। जैसे रूम किराए पर लिया कहीं पर, जो अपना ऑफिस ओपन करने के लिए, किराया एडवांस दे दिया 3-4 महीने या 2 महीने किराया एडवांस दे दिया, तो किराया एडवांस दे दिया। अब ये हमारे लिए हो गया प्रीपेड, हो गया एडवांस खर्चे हैं, हमारी संपत्ति हो गया, क्योंकि हमने किराया दे दिया, अब हम उसका उपयोग करते रहेंगे। ठीक, करंट एसेट्स में आता है, चालू संपत्ति होता है। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस, हमने सैलरी एडवांस दे दी किसी को 3 महीने 4 महीने, अब 3 महीने 4 महीने हमने जो एडवांस पेमेंट कर दिया, अब सेवा मिलती नहीं, अब नहीं करना पड़ेगा खर्चा करना, तो इसलिए केस में आता है करंट एसेट्स। अभी समझेंगे कैसे आप कि किसी लायबिलिटीज कहें, किसको संपत्ति। अगर हमें भविष्य में कुछ लाभ होता है तो संपत्ति कहलाता एसेट्स, भविष्य में हानि होने वाली है तो दायित्व। अब वो हानि कैसी हो? सेवाएं देने की हो या और कोई काम करना पड़ रहा है, लोड बढ़ रहा है, वो हानि। हानि यानी अपना कोई दायित्व बन रहा है, वो दायित्व। अगर अपने लिए कोई बेनिफिट होने वाला है, अपनी कोई संपत्ति बनने वाली है, तो ऐसे।
اب کیسے بتاتے ہیں. جیسے کرایہ دینا باقی ہے, کمیشن دینا باقی ہے, ویتن دینا باقی ہے, دینا باقی وس میں دینا پڑے گا. تو اپنا کیا ہو گیا یہ رائٹ. یہاں پر بھی کمیشن ایڈوانس دیا, کرایہ ایڈوانس دیا, سیلری یا ویتن ایڈوانس دیا. آپ کیا ہوگا ایڈوانس دے دیے, بھوشیہ میں اس کا لابھ ملے گا. بھوشیہ میں کیا لابھ ملے گا, اب دینا کچھ نہیں پڑے گا, اور ایمپلائی اپنے آپ 2 3 4 دن جب تک کہ اپن ایڈوانس سیلری دیے کام کرتے رہیں گے. اور اس کا سیواؤں کا لابھ ملتا ہے. دوسرا کرایہ دے دیا تو تب بھی سیواؤں کا لابھ ملتا ہے, ایڈوانس کرایہ دے دیا آپ روم پر یوز کرتے رہیں گے 2 3 مہینے جب تک اپنے دیا ہے تب تک. تو اس طرح سے تو پری پیڈ ایکسپینسز جتنے بھی ہیں سب کو آپ انڈر میں کہاں بھیجیں گے, کرنٹ ایسیٹس میں. ٹھیک ہے, اس کا ایگزامپل سمجھا کیا کیا ہوتے ہیں پری پیڈ ایکسپینسز میں. پری پیڈ ایکسپینسز میں ایگزامپل ہوتے ہیں کرایہ اگرم دیا, کمیشن اگرم دیا, ویتن اگرم دیا, مزدوری اگرم دی, ریپیرنگ کی ایکسپینسز جو ہیں وہ ایڈوانس میں دیے, فرنیچر ریپیرنگ خرچ ایڈوانس دیا, یا کوئی انیہ سمپتی کا ایڈوانس دیا. کوئی بھی خرچ جسے ہم ایڈوانس میں دے رہے ہیں وہ پری پیڈ ایکسپینسز میں آتا ہے. یہ پری پیڈ ایکسپینسز کہلاتا ہے. اور وہ سارے خرچے جن کو آپ ادھار کر رہے ہیں, ادھار مطلب ابھی نہیں دے رہے, بس سیوا لیتے جا رہے ہیں, بعد میں دیں گے, تو وہ آؤٹ اسٹینڈنگ ایکسپینسز کہلاتے ہیں. اگلا بتاتے ہیں انکم ہے. انکم کیا ہے, ایک ہے آپ کی ایکروڈ, ایکروڈ انکم. یہ کس میں آتی ہے, ایسی آئے جو ملنا باقی ہے. ملنا باقی ہے مطلب بھوشیہ میں ملے گی, بھوشیہ میں لابھ نظر آ رہا ہے, تو کرنٹ ایسیٹس. ایسی آئے جو ملنا باقی ہے اس کو. اب یہ کیا ہوتا ہے ملنا باقی, ہم نے کسی کام کرا دیا, اب کمیشن لینا ہے تو ملنا باقی, کمیشن ملنا باقی ہوگا. اپن نے اپنے پاس روم ایکسٹرا تھے, ایک روم کسی کرایہ پہ دے دیا سائڈ میں, کرایہ اس نے اپن کو دیا نہیں, تو کرایہ ملنا باقی ہے, کیا بولیں گے ایکروڈ رینٹ. کمیشن ملنا باقی ہے, کیا بولیں گے ایکروڈ کمیشن. اپن نے کام تو کر دیا اس کا, اب جو کمیشن نہیں دیا ملے گا پھر. تو ویاپاری کو دیکھو یا تو کمیشن مل سکتا ہے, یا ویاپاری کو کرایہ مل سکتا ہے, یا ویاپاری کو بیاج اگر ملے گا بہت اس کو بچا ہوا کام کرنا رہتا ہے, کیونکہ بیاج کا پیسے دینے کسی کا ادھیکار نہیں ہوتا, اس کا لائسنس دینا پڑتا ہے. تو زیادہ تر اسے کیا مل سکتا ہے, ایک تو کمیشن مل سکتا ہے, دوسرا کرایہ مل سکتا ہے. 2 چیز مل سکتی ہے ویاپاری. اگر آپ بولو گے ویاپاری کو مزدوری ملی تو غلط ہو جائے. ویاپاری خود کا ویاپار چل رہا ہے, مزدور کرنے کہیں کیوں جائے گا, خود کی آمدنی مزدور نہیں کرتا, وہ مزدور لگاتا ہے, کہیں اور کیوں جائے. اگر آپ یہاں پہ یہ کہنے لگیں کہ سر ایک ایگزامپل اور ہمارے پاس آ گیا یاد ہمیں من میں, کہ مزدوری ایڈوانس ملی یا مزدوری ملنا باقی, آپ کو مزدوری ملنا باقی ہے تو غلط ہو جائے گا. کبھی بھی بزنس مین کو مزدوری نہیں. اگر آپ یہاں پر یہ لکھنا چالو کرتے ہیں کہ ویتن ملنا باقی ہے, تو وہ بھی نہیں ملتا, وہ پراپر ملے گا یا لاس ملے گا. ٹھیک ہے, یہ آپ دھیان رکھیں. تو وہ چیزیں بتا سکتے ہیں جو واستو میں ملنے کی سمبھاونا ہے, مل سکتی ہیں. کمیشن مل سکتا ہے, کرایہ مل سکتا ہے, 2 چیز مل سکتی ہیں. اگر آپ کہو کہ بیاج ملا, تو بیاج ملا میں 2 بات ہو سکتی ہیں, یا تو ویاپاری کے پاس بیاج پر کسی کو روپے بانٹنے کا لائسنس اس نے لے کے رکھا ہوگا, تب تو بیاج بانٹ پائے گا. اگر ویاپاری بنا بیاج پر دینے کا لائسنس اس کے پاس ہوئے بیاج پیسہ بانٹے گا, تو وہ تو ایک اپرادھ کہلائے گا, قانون نہیں بانٹ سکتا, تو پھر اس کو سزا مل جائے گی. اس لیے دقت ہے, تو وہ دھرتی نہیں لکھ سکتی ہیں, جو نیم انوسار ہے وہی لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا آپ کا ایکروڈ انکم. اگلا کیا ہے, اگلا ہے ان ایکروڈ انکم. ایڈوانس والی ہے وہ, یہاں آگے آپ کیا لگا دیں گے, ان لگا دیں گے. ان ایکروڈ انکم ہندی میں بولتے ہیں انوپاردت آئے. ایسی آئے جو ایڈوانس مل گئی اسے بولتے ہیں انوپاردت آئے. اب جیسے ویاپاری کہیں سے گزر رہا تھا, وہاں کے مکان مالک نے کہا کہ آپ کے یہاں بہت سارے ایمپلائی آتے ہیں اور ہمارا مکان بیچنا ہے,
आप एक बार अनाउंस करवा देना, किसी को लेना हो तो भी ले ले, हम आपको 1 लाख रुपये कमीशन देंगे। और बढ़िया, चल 1 लाख रुपये मिलता है, क्या बुरा है। तो बोल दिए अनाउंस करा दिए, एक मतलब एक मकान है उसको लेना हो ले लो, वहाँ वहाँ ले लिए। अब यहाँ एक्रूड अनएक्रूड क्या होता है, एडवांस 1 लाख रुपये मिल गए थे, अब बिकवा दिए, 1 लाख का खत्म हो गया। इसमें क्या होता है एक्रूड वाले में, पहले आप ग्राहक देख लेंगे, बिकवा देंगे, फिर आप बाद में 1 लाख रुपये मिल जाए। ये होता है मिलना बाकी, काम पहले करा दिया फिर आपको पैसा मिल रहा है। इसमें क्या होता है ग्रुप में, अनएक्रूड में पैसा पहले मिल जाता है, फिर आप काम करा एडवांस वाले में, इस तरह से। तो ये व्यापारी को मिल सकता है। व्यापारी वो काम कर सकता है जो बहुत कम टाइम हो जाता हो और चलते फिरते हो जाता, अलग से कहीं काम नहीं। अब जब रूम एक्स्ट्रा है 2-3 किराया दे दिए, उन्होंने कहा हम तो आपको किराया एडवांस दे रहे हैं 6 महीने, किसी और को आप किराया बना दो, तो किराया मिल गया एडवांस 6 महीने, एडवांस किराया मिल गया 6 महीने का, तो अपना क्या हो गया, अनएक्रूड इनकम हो गई, एडवांस हमें प्राप्त हो गया, भविष्य में आए 6 महीने तक नहीं मिलेगी। इसलिए ये अपना क्या होता है, दायित्व होता है कि अपन अब 6 महीने तक उस रूम में ना जाए। अगर अपन ने किसी 1 लाख रुपये ले लिए कि उसका मकान बिकवाएंगे अपन, तो अपना दायित्व उसके लिए ग्राहक ढूंढे, नहीं ढूंढा तो फिर 1 लाख वापस लौटाना पड़ेगा, क्योंकि दायित्व बन जाता है। ये दायित्व वाला हो कौन सा, अनएक्रूड इनकम। समझ में आ गया। अब आपको याद ये रखना है कि कौन सी इनकम को आप अंडर में कहाँ दें। आप अपन इसकी वाउचर एंट्री करके देख लीजिए टैली के अंदर। तो सबसे पहले तो आपने अगर कोई कंपनी पहले से बनाई हुई तो उसे अपन ओपन कर लेंगे, नहीं बनाई तो अपन को बनाना पड़ेगा। अपन यहाँ पर सबसे पहले तो एक कंपनी बना ली, कंपनी का नाम अपन ने लिख दिया ICIC एंड कंपनी, और अपन लिख दिया 2023। अब याद रहे अपन ये कंपनी बनाई, भूल जाए और कंपनी पहले बनी हो पहले से तो अपन से दिक्कत आ रही। बाकी एड्रेस वगैरह सभी कुछ आप डाल लेना, हम ज़्यादा जानकारी फिल नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, शॉर्टकट जितना हो रहा है उतना फिल कर देते हैं, पिन कोड नहीं डाल हमने यहाँ पर। विदिन वेंट्री अपन लेकर चल रहे हैं, अपन पासवर्ड नहीं दे रहे, ठीक है। अपन ने कंपनी बनाई, कंपनी बनाने के बाद अपन अब लेज़र बनाए। अपन लेज़र में सबसे पहले लेज़र बना रहे हैं कैपिटल। लेज़र बनाने की शॉर्टकट की होती है ALC, तो अपन ने प्रेस किया है ALC, और यहाँ अपन बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट अंडर में आता है कैपिटल अकाउंट में, तो यहाँ पर इसे कैपिटल अकाउंट में भेज देंगे। इसके बाद अपन अगला बना रहे हैं लेज़र, जैसे कमीशन हमें मिलना बाकी है, समझ लीजिए, तो यहाँ अपन क्या लिखेंगे, मिलना बाकी है तो एक्रूड कमीशन लिखेंगे। एक्रूड कमीशन अकाउंट, तो एक्रूड कमीशन मतलब क्या हो गया, ऐसा कमीशन जो मिलना बाकी है, ठीक है। एक हमें ये बनाना पड़ेगा एक्रूड कमीशन अकाउंट, और एक अपन मिलना बाकी बताओ अंडर में कहाँ पर आएगा, ये इसमें आए करंट एसेट्स में, तो यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि मिलना बाकी बदले में लाभ मिलने वाला है, ये जाएगा करंट एसेट्स। इस तरह आपको ध्यान, एक चीज और ध्यान रखना है, जैसे एक्रूड कमीशन है, कमीशन मिलना बाकी है, मिला तो नहीं, तो इसमें कैश तुम्हारे पास आएगा नहीं। जब कैश नहीं आएगा तो एंट्री किसमें करेंगे, अंडर में जनरल में करेंगे। जिसमें कैश नहीं आएगा वो जनरल आएगा तो रिसीव। इस तरह अगर कैश जाएगा तो पेमेंट, और हमें एंट्री कर रहे हैं पर गया नहीं, उधार वाली एंट्री कर रहे हैं तो फिर जनरल। जिसमें कैश आएगा और जाएगा नहीं वो जनरल, और कैश आएगा तो रिसीव, जाएगा तो पेमेंट। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसमें एक्रूड कमीशन है, मिलना बाकी है, मिला तो नहीं, तो इसमें कैश नहीं आएगा, तो एंट्री किसमें आएगी, वाउचर में। जब आप एंट्री करेंगे तो वहां पर एंट्री आप जनरल में करेंगे, ठीक है। और अब लिखेंगे क्या वाउचर में, सोचो,
आप वाउचर में लिखेंगी, सबसे पहले तो आपने जनरल को ले लिया। अब आप यहाँ पर बाय में लिखेंगी, संपत्ति दायित्व के हिसाब से सोच के चलना है, संपत्तियों को बाय करते हैं, दायित्वों को टू करते हैं। अब एक्रूड जो है वो अपनी संपत्ति है, मिलना बाकी वाला संपत्ति। तो अपन बाय में कैसे लिखेंगे, एक्रूड को लिखेंगे, एक्रूड कमीशन, ठीक है, ऐसा लिखेंगे। अब यहाँ पर आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं कि आपको अलग अलग सभी का हिसाब नहीं रखना, मतलब आप चाहते हैं कि अलग अलग एक्रूड का हिसाब ऐसे आप नहीं रखना, तो आप ओनली एक्रूड इनकम के नाम से लेजर बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं सेपरेट रखना है तो ऐसा बनाएं, एक्रूड कमीशन, एक्रूड रेंट या एक्रूड इंटरेस्ट। अगर आप अलग अलग रखना है, तब मिक्स रखना है तो यहाँ बना लें एक्रूड इनकम, इनकम में सारे इनकम आप देख लेंगे, ऐसा भी कर सकते हैं। एक हम आपको ऐसा कर दिखा रहे हैं, फिर एक हम आपको इनकम वाला बना दिखा रहे हैं। अब यहाँ पर माना कि कमीशन मिलना बाकी है 15,000 रुपये, तो अपन लिखा 15,000, और टू में लिखेंगे अपन क्या मिलना बाकी है, कमीशन। क्यों यहाँ पर देखो अपन ने कमीशन लेजर शायद नहीं बनाया है, बना रहे हैं अपन, अब यार बनाते हैं अपन कमीशन, अल्टर C7 बना लेते हैं। हाँ कर लेते हैं। बहुत दिन से लिखी नहीं, ये भूल गया क्या थी इसकी, COMI थी ना, कमीशन है। तो कमीशन अकाउंट किसमें आता है, जब कमीशन मिल रहा है अपन ऊपर लिख देते हैं ताकि याद बना रहे, साइड में लिख दें अपन। तो कमीशन दो तरह के होते हैं, मिल भी सकता है और हम दे भी सकते हैं। तो ये अपन मान लेते हैं कमीशन है आपका मिलने वाला, अपन आर लिख देते हैं, ठीक है, रिसीट वाला। एक कमीशन होता है जो देते हैं, होता है पेमेंट वाला, लिख देंगे, यहाँ अपन आर लिख दिया, रिसीट वाला कमीशन। अब यहाँ पर लिखेंगे कमीशन मिला है तो ये आपका इनडायरेक्ट इनकम में आएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे इनडायरेक्ट इनकम, ठीक है, इस तरह से एंट्री कर लेंगे। क्या करेंगे, बाय एक्रूड कमीशन अकाउंट टू कमीशन, और अगर आप चाहें तो यहाँ पर एक्रूड कमीशन अकाउंट ऊपर अपन ने लिखा है कि लीजिए बनाया है स्टार्टिंग में, वहाँ पर आप एक्रूड इनकम के नाम से बना सकते हैं। उससे आपको क्या बेनिफिट रहेगा कि अलग अलग इनकम के लिए आपको बार बार एक्रूड कमीशन, एक्रूड रेंट ये नहीं बनाना पड़ेगा। एक बार एक्रूड इनकम बना लिया, अब जितने एक्रूड इनकम के नाम होंगे वो आप यहाँ पर टू में इनकम के नाम लिखते जाएंगे। अब करके दिखाते हैं कैसे करेंगे, ये तो आपका हो गया। अपन अब बना लेते हैं एक्रूड रेंट के नाम से बना लेते हैं, जिसमें अपन एक्रूड इनकम लिखेंगे, रेंट नहीं लिखेंगे। तो अपन चल रहे हैं ALC और यहाँ पर लिख रहे हैं एक्रूड इनकम। अब यहाँ पर बेनिफिट क्या है इसको लिखने से, इसको लिखने से ये बेनिफिट है कि यहाँ पर अब आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप इनकम का नाम कुछ भी कर सकते हैं। अब आप चाहें तो नीचे टू में लिख दें एक्रूड रेंट या एक्रूड कमीशन, कुछ भी लिख दें, बाहर में इनकम लिख दिया आपने। अब जितनी एक्रूड इनकम सारी आप यहाँ अंडर में लिख सकते हैं। आप बताओ अंडर में कहाँ पे आएगा, ये किसमें आएगा, एक्रूड इनकम में, बताओ अंडर में कहाँ आएगा। हम बताया था कुछ दिन पहले एक्सेल में, क्या बताया तो करेंट एसेट्स, सही जवाब, इनकम मिलने वाली है तो एसेट्स, भविष्य में लाभ होगा, ये जाएगा किसमें, करंट एसेट्स। अब माना कि अपन क्या क्या अपन को मिलता है, लिख लीजिए, कमीशन हम पहले लिख चुके हैं मिलता है, किराया और लिख लें,
रेंट अकाउंट लिख रहे हैं अपन, कौन सा, रिसीट वाला, किसमें आएगा ये, इंडा इनकम में आएगा। और भी कुछ इनकम आप लिख सकते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट मिला या कुछ और मिला, वो लिख सकते हैं अपन। अभी यहाँ पर वापस इंटरेस्ट लेकिन क्या है, वो लाइसेंस वाली बात आती है, नहीं लिख सकते अपन। अब यहाँ पर चलते हैं वाउचर। अब यहाँ पर एंट्री कैसे करेंगे? सबसे पहली बात तो जो इनकम मिलना बाकी है उसके लिए आप करते हैं जनरल। तो यहाँ पर आपने पहले से ही जनरल को सिलेक्ट कर लिया F से, तो यहाँ जनरल आ गया। अब यहाँ पर आप लिखेंगे बाय में एक्रूड इनकम, क्योंकि मिला नहीं है, मिलना बाकी है। कितना? माना कि 5,000 रुपये। और टू में लिखेंगे क्या मिलना बाकी है, जैसे कि रेंट मिलना बाकी है, तो यहाँ लिख देंगे रेंट। अब चूंकि अपन ने यहाँ पर लिख दिया है एक्रूड इनकम, तो यहाँ पर आप एक साथ भी एंट्रीज कर सकते हैं, जितने भी इनकम मिलना बाकी है सभी को आप एक साथ लिख सकते हैं। टू में हम लिख कर दिखाते हैं। माना कि टोटल जो एक्रूड इनकम है वो 15,000 रुपये है, या 25,000 रुपये कर लीजिए, 25,000 रुपये है। 25,000 में से जो 5,000 रुपये है वो तो अपने लिए किराए के मिलना बाकी है, तो अपन यहाँ लिख दिए 5,000 एक्रूड रेंट के आगे लिख दिए। एक और इनकम है जो मिलना बाकी है, वो कमीशन है। एक और कमीशन है जो 20,000 मिलना बाकी है, ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो टोटल एक्रूड इनकम कितनी होने वाली है? 25,000 होने वाली है। कहाँ से कितनी होने वाली है? तो रेंट मिलने वाला है 5,000, घर से मिलेगा। कमीशन मिलने वाला है 20,000, टोटल मिलेगा 25,000। आप ऐसे इंटरप्रेट कर सकते हैं, ठीक है। मिक्स एंड ड्यूप्लिकेट, मिक्स एंड भी करना है, इस तरह सब कर सकते हैं। ऊपर इनकम के नाम में लिख देंगे एक्रूड इनकम, लेकिन ऐसा आप एक्रूड इनकम में कर सकते हैं क्योंकि इसमें कैश नहीं मिलता। अगर बात आई अनएक्रूड की, वहां पर आप अनएक्रूड के सामने इनकम के नाम के अलग अलग लेजर बनाना पड़ता है, ये आप ध्यान रखना, क्यों उसके दूसरे पक्ष में कैश होता है। यहाँ पर तो क्या था, दूसरे पक्ष में कैश नहीं होता है, इसलिए दूसरे पक्ष में इनकम का नाम आ जाता है, तो स्पष्ट हो जाता है कि कितने रुपए किस इनकम के मिलना बाकी है। लेकिन जब बात आती है एडवांस मिलने वाला, तो एडवांस में कैश मिल जाता है, बाय में जाता है कैसे काम। फिर टू में क्या आएगा? टू में आता है आपका अनएक्रूड इनकम। अगर आपने फिर लिखा अनएक्रूड इनकम, तो ये नहीं पता लगने वाला है इनकम कौन सी, इसलिए उसमें आपको लिखना पड़ा करेगा बाय कैश अकाउंट, टू में अनएक्रूड कमीशन या फिर अनएक्रूड रेंट अकाउंट, मतलब साफ साफ उसमें पूरा पूरा लिखना पड़ेगा। इसमें आप ओनली इनकम लिख कर काम कर सकते, क्योंकि यहाँ पर दूसरे वाले पक्ष में कैश नहीं है, उसमें कैश आता है, तो ये ध्यान रखना। इसी प्रकार आपका वो आउटस्टैंडिंग वाला होता है, तो आउटस्टैंडिंग वाले में तो आप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लिख के काम चला सकते हैं, तो देना बाकी है या तो नहीं, उसमें तो कैश आता नहीं सेकंड वाले पक्ष में, तो खर्च करना हो जाएगा। लेकिन प्रीपेड जब आप लिखेंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस, वो एडवांस रुपये दिए हैं, एडवांस खर्च करेंगे उसमें, तो एक पक्ष में कैश आ जाएगा, तो में आएगा कैश, कैश जा रहा है उसके बाद एडवांस, और बाद में आ जाएगा प्रीपेड कमीशन अकाउंट या प्रीपेड रेंट अकाउंट, प्रीपेड सैलरी अकाउंट। तो वहाँ पर आपको प्रीपेड के आगे हर बार प्रीपेड आगे लगा लगा कर आपको खर्च के लेजर बनाने पड़ेंगे। तो कब करना पड़ता है? एक प्रीपेड में और एक अनएक्रूड में, दो में। पाँच दो में नहीं करना पड़ता। कौन से दो में नहीं करना पड़ता? एक एक्रूड में और एक आउटस्टैंडिंग में नहीं करना पड़ता, क्योंकि इनमें दूसरे वाले पक्ष में कैश नहीं आता। ठीक है, समझ आ गया? इतना ही सोचने का प्रयास करो, फिर हम आपको सारी एंट्रीज कर कर बताएंगे अगली क्लास में। लेकिन उससे पहले आप ये सोच कर रखना कि किस में, मतलब किसको आप अंडर में कहाँ भेजेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा आपको याद रखना है किसके दूसरे पक्ष में कैसे आता है और किसके दूसरे पक्ष में कैसे नहीं आता। हम नेक्स्ट क्लास पूछेंगे आपसे, क्या बताओ कौन कौन से में आप ओनली इनकम लिख कर काम चलाते और किस में नाम लिखना पड़ेगा, ये हम पूछेंगे। ये आप नेक्स्ट क्लास बता देना, मतलब वीडियो हम यूट्यूब पर भेज देंगे, तो आप उसको एक बार देख लेना, समझ आ जाएगा। फिर अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे आगे।